नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में विश्व को एकजुट करने में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। देश कोविड रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में 8वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल आज से खोले गए। भारत और किर्गिज गणराज्य विकास परियोजनाओं में सहयोग के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमत। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका और तालिबान नेताओं के बीच पहली बैठक दोहा में हुई। अमेरिका ने कहा, बैठक का मतलब तालिबान को मान्यता देना नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लड़कियों को समान डिजिटल उपकरण, तकनीकी कौशल और नौकरी सुलभ कराने का आह्वान किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर राउंड में शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी शुरू की है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 17वां प्रश्न है, 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेजें या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। इसे फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल आईडी amritmahotsavquiz@gmail.com। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर आज श्री मोदी ने कहा कि भारत में अंतरिक्ष उपग्रहों, प्रक्षेपणयान और अंतर्ग्रहीय मिशनों से संबंधित प्रौद्योगिकी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में
जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों को लेकर सरकार का दृष्टिकोण 4 विशेष स्तंभों पर आधारित है। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन 4 पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज गतिशील सुधारों को देख रहा है क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और ये है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा यह रणनीति भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे नवाचारों का वैश्विक केंद्र बनाएगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46 लाख 57 हजार से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 21,563 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 98% हो गई है। कल 18,132 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आकाशवाणी से बातचीत में एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण किया जाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। गर्व की बात है कि हम 100 करोड़ के पास पहुंचने ही वाले हैं और विश्व में सारे देश बहुत हमारे पीछे हो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छा मिलता है 80 से 90% तक का, लेकिन हमारे को सावधानी फिर भी रखनी है। हिमाचल प्रदेश में आज से विद्यालयों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विद्यालयों में अब सुबह की प्रार्थना सभा और खेल गतिविधियां नहीं होंगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने 8वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं देने का फैसला किया है। विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन स्वयं ही लाना होगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने और दिवाली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का दावा किया गया है। कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबायेव के साथ उनकी सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोनों देश विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को निष्पादित करने पर भी सहमत हुए हैं।
दोनों नेताओं ने भारतीय छात्रों को शीघ्र यात्रा अनुमति दिए जाने और उदार वीजा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा की। विदेश मंत्री किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच विकास में सहयोग धीरे धीरे दोनों देशों के मजबूत संबंधों के आधार स्तंभ के रूप में उभरा है। विदेश मंत्री मंगलवार और बुधवार को आर्मेनिया जाएंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए कल कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत हुई। बातचीत सीमावर्ती चुशुल मोल्डो सीमा क्षेत्र में हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित बकाया मुद्दों के समाधान पर प्रमुखता से चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय पक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के एकतरफा प्रयासों के कारण पैदा हुई। भारतीय पक्ष ने कहा कि चीनी पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए। अमेरिका और तालिबान प्रतिनिधियों की कतर के दोहा में वार्ता संपन्न हो गई है। अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये पहली बैठक थी। ये वार्ता आतंकी गुटों को लेकर चिंता, अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने और मानवीय सहायता पर केंद्रित रही। अमेरिका ने कहा है कि वार्ता का मतलब तालिबान को मान्यता देना नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के सूरनकोट में चामरर वन क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में एक जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पुंछ इलाके के इस वन क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। 3 से 4 आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की संभावना है। अभी ब्यौरे की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले 85 वर्षीय अब्दुल कादिर खान का कल इस्लामाबाद में कोविड से निधन हो गया। 2004 में पाकिस्तान द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़े परमाणु प्रसार घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद AQ खान एकांतवास में थे। टेलीविजन से अपने संबोधन में उन्होंने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को अवैध रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में विश्व को एकजुट करने में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। देश कोविड रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में 8वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल आज से खोले गए। भारत और किर्गिज गणराज्य विकास परियोजनाओं में सहयोग के लिए 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमत। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमरीका और तालिबान नेताओं के बीच पहली बैठक दोहा में हुई। अमरीका ने कहा, बैठक का मतलब तालिबान को मान्यता देना नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लड़कियों को समान डिजिटल उपकरण, तकनीकी कौशल और नौकरी सुलभ कराने का आह्वान किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर राउंड में शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को आज दोपहर बाद स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी और न्यायालय उनकी पुलिस हिरासत के मामले में फैसला देगा। आशीष को शनिवार रात गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तमिलनाडु में डीएमके सांसद रमेश ने आज सुबह कुड्डलूर की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। रमेश और 5 अन्य लोगों पर पनरूती में एक मजदूर की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच उत्तराखंड में भाजपा नेता और राज्य मंत्री यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने
श्रीनगर में आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया और वहां पुनर्निर्मित सभागार का उद्घाटन किया। सभागार 2014 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने सीमापार से पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करने में श्रीनगर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र की भूमिका की सराहना की। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों और विश्व में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए कि लड़कियों को डिजिटल उपकरणों, तकनीक से संबंधित कौशल और नौकरियों तक समान पहुंच और बढ़ने का समान अवसर मिले। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 17 मुख्य विषयों की ई सामग्री तैयार की जा रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर ई सामग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने पहले ही 10 नवंबर तक 1000 से अधिक ई कंटेंट मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए कार्ययोजना बना ली है, जिसके अंतर्गत प्रथम वर्ष के लिए लगभग ई कंटेंट के 1500 मॉड्यूल्स तैयार करने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों और अतिथि विद्वानों द्वारा यह कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। विभिन्न चयनित शिक्षकों को 17 विषयों का मॉड्यूल वार विभाजन कर कंटेंट तैयार करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा मुख्य विषयों के साथ साथ वैकल्पिक विषयों पर भी ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तैयार किए जा रहे कंटेंट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप वीडियो व्याख्यान, ई टेक्स्ट, मूल्यांकन और अन्य विषय वस्तु के संदर्भ में उपलब्ध होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रतिरोपित लीवर का फिर से इस्तेमाल करते हुए इसका नए रोगी के शरीर में प्रतिरोपण किया है। देश में इस तरह का ये पहला प्रतिरोपण है। पहले ये प्रतिरोपण एक रोगी में किया गया था जिसका ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने इस लीवर को एक नए रोगी के शरीर में प्रतिरोपण करने का फैसला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शारजाह में खेला जाएगा। विजेता टीम दूसरे क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया।
उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो। इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका मानना था कि हिंसा और अहिंसा पर चर्चा बेमानी है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। हालांकि बाद में वे पक्के गांधीवादी बन गए और समाज सुधार के उद्देश्य से अहिंसक क्रांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिसे वे सर्वोदय आंदोलन कहते थे। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जयप्रकाश नारायण के कार्यों ने सिद्ध किया कि गांधीवादी दर्शन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जेपी को नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली की पुण्यतिथि है। उनका निधन 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 3 जनवरी 1920 को हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फांसी दी गई थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो अब्बास अली केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब्बास अली नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया तो अब्बास अली ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यांमार के वर्तमान प्रांत रखाइन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जापानियों ने मित्र देशों की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया तो अब्बास अली के साथ आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अली को उनके 3 साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। 7 वर्ष पहले कैप्टन अब्बास अली का निधन हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राष्ट्रप्रेमी कैप्टन अब्बास अली को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है रामायण धारावाहिक में रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरविंद त्रिवेदी को। 90 के दशक में दूरदर्शन पर जब लोकप्रिय धारावाहिक रामायण की आवाज गूंजती थी तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस धारावाहिक से अगर राम के रूप में अरुण गोविल को पहचान मिली तो अरविंद त्रिवेदी की रावण की भूमिका भी यादगार बन गई। उनकी रोबीली आवाज में अदा किए गए उनके संवाद लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। नाना जी आनंद सागर के बहुचर्चित सीरियल रामायण में लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे, लेकिन ये सच है कि 5 अक्टूबर देर रात अरविंद त्रिवेदी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 82 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, अरविंद त्रिवेदी न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति भी उत्साही थे। रामायण टीवी धारावाहिक में उन्होंने जो काम किया उसके लिए उन्हें पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अभिनय संसार में लंकेश के नाम से विख्यात अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। अरविंद त्रिवेदी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इसके बाद इन्होंने मुंबई के भवंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इन्होंने गुजराती रंगमंच से की। बाद में गुजराती सिनेमा में इन्होंने कई सालों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अरविंद त्रिवेदी ने हिंदी और गुजराती की करीब 300 फिल्मों में काम किया। धारावाहिक रामायण में रावण के रूप में उनकी गर्जना भला कौन भूल सकता है। अरविंद त्रिवेदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन रावण का उनका किरदार लोगों के दिलों में सदा जीवित रहेगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं मुंबई और चेन्नई में हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लीजिए। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में विश्व को एकजुट करने में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। देश कोविड रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 95 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में 8वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल आज से खोले गए। भारत और किर्गिज गणराज्य विकास परियोजनाओं में सहयोग के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमत। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका और तालिबान नेताओं के बीच पहली बैठक दोहा में हुई। अमेरिका ने कहा, बैठक का मतलब तालिबान को मान्यता देना नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लड़कियों को समान डिजिटल उपकरण, तकनीकी कौशल और नौकरी सुलभ कराने का आह्वान किया
और आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर राउंड में शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।